हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रग्स एक्ट ऑन एएनएस। दोस्तों, जितनी भी ड्रग्स हम यूज करते हैं वो ड्रग एक्चुअली में या तो नर्वस सिस्टम के द्वारा काम करती हैं या नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। जब भी हमारे बॉडी फंक्शंस में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी आती है तो हम उसके करेक्शन के लिए ड्रग्स लेते हैं और ये ड्रग हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के द्वारा या नर्वस सिस्टम पे काम करके हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं और करेक्ट करती हैं। तो ड्रग्स एक्ट बाय और ऑन आवर नर्वस सिस्टम एंड रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों वो दो काम करता है, हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड इंटीग्रेट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, दूसरा बॉडी फंक्शंस को इंटीग्रेट रखता है। नेक्स्ट, इट रिसीव्स, स्टोर एंड रिलीजेस मैसेज एंड अफेक्टिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं और हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, नर्व और नर्व सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो दोस्तों नर्व है या नर्व सेल है वो क्या है, इस नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी जितने भी काम, जो भी कंट्रोलिंग का काम या फंक्शंस को इंटीग्रेट रखने का काम जो है वो ये नर्व करती हैं। नर्व इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये ड्रग्स नर्वस सिस्टम पे वर्क करके या नर्वस सिस्टम के द्वारा फंक्शन करके क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और जो भी एबनॉर्मलिटी बॉडी में आई है उसे ठीक करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमें नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इन ड्रग्स की फंक्शनिंग कैसे होती है हमारी बॉडी में, ये नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करती हैं या नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन्हें किस तरह से रेगुलेट करती हैं, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करती हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। कैसे मैसेज नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं और कैसे मैसेज नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी की पेरीफेरी जो ऑर्गन्स हैं ना, पेरीफेरी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक कैसे पहुंचते हैं, ये समझने के लिए हमें जरूरी है कि हमें नर्वस सिस्टम की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नर्व्स की। तो नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर विच मे बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। दोस्तों, जो नर्व फाइबर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। जिन पे माइलिन शीथ है वो माइलिनेटेड है और जो उन पे माइलिन शीथ नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड है। फिजियोलॉजिकली नर्व दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है एफरेंट और सेंसरी नर्व। एफरेंट और सेंसरी नर्व ब्रिंग द इंपल्सेज फ्रॉम वेरियस ऑर्गन और पेरीफेरी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो एफरेंट और सेंसरी नर्व हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो ऑर्गन से जितने भी सेंसेशन हैं, जितने भी इंपल्सेज हैं उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाने का काम करते हैं। सेकेंड टाइप है इफरेंट एंड मोटर नर्व कैरी द इंपल्सेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू पेरीफेरी। ये इफरेंट और मोटर नर्व क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इंपल्सेज हैं उन्हें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पेरीफेरी में जो ऑर्गन्स हैं पेरीफेरी में पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, एफरेंट ये ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपल्स को एफरेंट जो नर्व्स हैं वो इंपल्स को ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, जबकि इफरेंट जो है
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स को ऑर्गन और पेरिफेरी में पहुंचाते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एफरेंट यानी जो अफेक्ट करते हैं, यानी आपको कोई सेंसरी इंपल्स मिला है यानी वो आपको अफेक्ट कर रहा है, और एफरेंट मींस अफेक्ट उस सेंसरी जो इंपल्स है उसके लिए क्या अफेक्ट आपकी बॉडी की तरफ से हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पर ये इंपल्स आया, मुझे यहां पेन महसूस हुआ और मैंने इस हाथ को हटाया, ठीक है, यानी मेरे ये जो ऐसे मारा है ये सेंसरी है, सेंसरी इंपल्स है, और सेंसरी इंपल्स क्या है, मेरे ब्रेन तक गया पेरीफेरी से, और पेरीफेरी ब्रेन से जो एफरेंट जो नर्व है वो क्या करेंगे, हाथ को हटा लिया। तो ये जो दो एक्शन है, यानी आपको कभी जब मारते हैं तो वो एफरेंट यानी अफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, ठीक है, और इसके जो रिएक्शन में आप इस हाथ को हटा रहे हैं वो क्या है, इफेक्ट, यानी आप रिएक्शन से इस हाथ को हटा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैंग्लियन की। गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स एंड its fibers, and ganglia like junction box where synapse occurs। दोस्तों ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन है ये पहले न्यूरॉन का एंड है और दूसरे न्यूरॉन की ये स्टार्टिंग है, और जहां पर ये दोनों न्यूरॉन हैं इसको हम कहते हैं सिनेप्स। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। और जहां ये सिनेप्स आकर हो रहा है इसको हम गैंग्लियन कह रहे हैं। तो ये गैंग्लियन कैसा है, एक जंक्शन बॉक्स की तरह काम कर रहा है, जहां पे नर्व और नर्व फाइबर, ये जो जंक्शन बॉक्स है ये गैंग्लियन कह रहा है, जहां पर एक जो न्यूरॉन है वो उसका एंड हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या करें, जहां पर सिनेप्स अकर हो रहा है वो गैंग्लियन है, जिसे हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिनेप्स की। सिनेप्स इज अ जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन एंड्स एंड अदर बिगिंस। देखिए दोस्तों, यहां पर ये एक न्यूरॉन एंड कर रहा है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, हम सिनेप्स कह रहे हैं। ये एक जंक्शन है जहां पर एक न्यूरॉन एंड कर रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसी को हम सिनेप्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, पावर to respond for a stimulus। दोस्तों किसी भी स्टिमुलस के लिए जो उसका रिस्पॉन्ड है, जो भी टिश्यू या फाइबर का जो सेल का जो रिस्पॉन्ड है वो क्या कहलाता है, वही एक्साइटेबिलिटी है, वही इरिटेबिलिटी है। जैसे मैंने अपने हाथ पे ऐसे मारा और मेरे हाथ में रिस्पॉन्ड किया और हाथ हटा लिया, ये जो इस नर्व फाइबर का जो रिस्पॉन्ड था, जो इसका ये रिस्पॉन्ड है, ये क्या कहलाएगा, ये ही एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंडक्टिविटी। दोस्तों इस स्टिमुलस का ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा, ये आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। तो ट्रांसमिट ऑफ अ स्टिमुलस नॉन एज कंडक्टिविटी।
किसी भी स्टिमुलस का जो ट्रांसमिशन है वो क्या कहलाएगा, वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट है ऑल और नन लॉ। दोस्तों, या तो ये नर्व फाइबर पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमम कैपेसिटी तक, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस तक ये रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या तो जो रिस्पॉन्ड है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, या रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं होगा। और इसी को हम ऑल और नन लॉ कहते हैं। यानी किसी भी स्टिमुलस के लिए या तो जो रिस्पॉन्ड होगा, या तो रिस्पॉन्ड 100% और मैक्सिमम होगा, या रिस्पॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इन द नर्व। जो नर्व फाइबर है उसमें एक्चुअली में एस्टैब्लिश्ड पोटेंशियल है, और इसी एस्टैब्लिश्ड पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एस्टैब्लिश्ड पोटेंशियल का मतलब है जो आयनिक कंसंट्रेशन है ECF और ICF की जो कंसंट्रेशन में, जो आयनिक कंसंट्रेशन है उनमें जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल कहलाता है। और ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ है, यानी ECF में और ICF में, इसीलिए हम इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो डिफरेंसेज इन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन नॉन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी ECF और ICF में जो कंसंट्रेशन है आयन की, जो उनमें डिफरेंस है, इसी को हम आयनिक पोटेंशियल कह रहे हैं। और ये मेम्ब्रेन के दोनों ओर है, इसलिए इसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसकी वजह से है, इस मेनली इस सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से है। जो सोडियम आयन है वो ECF में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, देखिए ECF में कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो पोटेशियम आयन है उसकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है। जो ये पोटेशियम आयन है ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी ये ECF से ICF में और ICF से ECF में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन रेस्ट्रिक्ट है इनका, ये केवल कैरियर के साथ ही ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जो कैरियर है वही इनमें हेल्प करता है, और उस कैरियर का नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये पंप एनर्जी डिपेंडेंट है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी ATP से मिलती है, जो कि न्यूरॉन के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो जो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है दोस्तों, वो मेम्ब्रेन के थ्रू कैसा हो रहा है, वो रेस्ट्रिक्ट है, और उसके लिए एक कैरियर की आवश्यकता है, और ये कैरियर है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जो कि एक एनर्जी डिपेंडेंट पंप है, और ये अपनी एनर्जी ATP के रूप में लेता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग पोजीशन। जब न्यूरॉन कैसा है, रेस्ट में है, यानी किसी भी तरीके का स्टिमुलस न्यूरॉन के पास नहीं है। तो इस रेस्टिंग पोजीशन में, जब न्यूरॉन रेस्ट की पोजीशन में है, तो जो ये सोडियम आयन है इसका जो आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाता है, यानी आउटसाइड में ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। और जो पोटेशियम आयन है उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है, लेकिन वो कम होता है। तो इससे क्या है, जो ECF में है वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो गई है, वो बढ़ गई है, और इस पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सोडियम के मुकाबले में ICF में कैसी है, कम है। तो इससे क्या हुआ, एक इस जो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या है, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया है, एक पोटेंशियल आ गया है, यानी कि ये पोलराइड हो गई है।
ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई है, ये मेम्ब्रेन पोलराइड हो गई, क्योंकि ECF में सोडियम की कंसंट्रेशन ICF के पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के मुकाबले कैसी है, ज्यादा है। तो इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है और एक पोलराइजेशन क्रिएट हो गया है। ये किस में हो रहा है, ये रेस्टिंग पोजीशन में हो रहा है। जब न्यूरॉन रेस्ट में है, कोई भी स्टिमुलस इसमें नहीं है, तो ECF में सोडियम का ट्रांसपोर्ट ICF से ज्यादा हो रहा है, जिससे ECF में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और ECF से पोटेशियम आयन ICF में आ रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, लेकिन कम आ रहा है, जो सोडियम के मुकाबले में कम आ रहा है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन ECF में ज्यादा है और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट ICF में कम हुआ है। तो इससे क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिससे जो मेम्ब्रेन है, जो ये फाइबर मेम्ब्रेन है, ये कैसी हो गई है, पोलराइड हो गई है। ये कैसी हो गई है मेम्ब्रेन, ये पोलराइजेशन हो गया इस मेम्ब्रेन का। और ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है -80 मिलीवोल्ट। -80 मिलीवोल्ट, यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन में जो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो कितना है, -80 मिलीवोल्ट। क्योंकि ये जो इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन है वो कैसी हो गया, नेगेटिव हो गई है। अब हम बात करते हैं इन स्टिमुलेटेड न्यूरॉन, यानी जब कोई स्टिमुलस न्यूरॉन को मिलता है या इंपल्स जनरेट होता है, तब क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है, इस नर्व फाइबर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होती है, अल्टर करती है। किसके लिए अल्टर करती है, सोडियम आयन के लिए। और इससे जब सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ECF से ICF की तरफ मूवमेंट होगी और यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और ये जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इससे क्या होगा, जो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, जो इनसाइड जो मेम्ब्रेन है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी और डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। देखिए दोस्तों, जब रेस्टिंग पोजीशन में थी तो क्या था, पोलराइजेशन हो रहा था, और जब स्टिमुलेटेड हो रही है, यानी कोई स्टिमुलस मिल रहा है न्यूरॉन को, तो क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। और वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि इस जो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो सोडियम आयन के लिए अल्टर कर गई है, इसलिए जो इनका इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लक्स बढ़ते ही जो इनसाइड जो ICF का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज पॉजिटिव हो जाता है, और इसी को हम डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। आफ्टर डीपोलराइजेशन, permeability of nerve fiber membrane alter for sodium ion and it is impermeable for sodium ion। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, ये जो सोडियम आयन ECF से ICF में आ रहा था ये कम हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम आयन बाहर की तरफ ECF में जा रहा है, पोटेशियम की परमेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, पोलराइजेशन डेवलप होगा, क्योंकि ICF कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ECF पॉजिटिव होता चलेगा। और इनके जो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा इस आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस से, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन। लेकिन इसे पोलराइजेशन ना करके इसे हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, क्योंकि एक्चुअली में पहले पोलराइजेशन हुआ, फिर डीपोलराइजेशन हुआ, और अब इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नर्व फाइबर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो वो सोडियम के लिए अल्टर करती है। जब परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो सोडियम आयन ECF से ICF में बढ़ जाता है और डीपोलराइजेशन होता है। अगर इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है
तो इसका अंदर आना कम हो जाता है, लेकिन पोटेशियम बाहर उतना ही जाता है, ज्यादा अमाउंट में जाता है, जिससे क्या होता है, ये अंदर आईसीएफ में नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है और यहां पे पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है आयंस की, और इसी को हम रीपोलराइजेशन कह रहे हैं। और इसी तरह से ये ट्रांसमिट होता है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है नर्व में। इसमें 3 फेज हैं। पहला है पोलराइजेशन, दूसरा है डीपोलराइजेशन और तीसरा है रीपोलराइजेशन। ये तीनों एक साइकिल में चलते रहते हैं। पहले पोलराइजेशन हुआ, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन हुआ और उसके बाद तीसरा रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन के बाद फिर दोबारा डीपोलराइजेशन, और इस तरह से इंपल्स ट्रांसमिट होता है एक नर्व में। ये इसका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है। अभी हम केमिकल ट्रांसमिशन जो सिनेप्स पे होगा वो देखेंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल ट्रांसमिशन एट सिनेप्टिक क्लेफ्ट लेवल। नर्व इंपल्स ट्रेवल रैपिडली ओवर नर्व फाइबर इज इलेक्ट्रिकल। देखिए हमने बात की थी, ये जो है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये नर्व फाइबर है जिसमें ट्रांसमिशन कैसा है, इलेक्ट्रिकल है। कैसा है, इलेक्ट्रिकल है। लेकिन ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें ट्रांसमिशन कैसा है, इसमें केमिकल है। इसमें कैसा है, केमिकल है। जो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जहां पे है, जहां पे एक न्यूरॉन एंड कर रहा है और दूसरा न्यूरॉन बिगिन कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहां इस न्यूरॉन के एंड प्लेट पे यहां एक नॉब है और इस नॉब में वेसिकल्स है। और ये वेसिकल्स क्या करते हैं, ये वेसिकल जैसे ही कोई स्टिमुलेशन मिलता है, जब ये स्टिमुलेटेड होते हैं तो ये वेसिकल्स एक केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये नर्व फाइबर में स्टिमुलेशन और ये चेंजेज करता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी, उसकी कंडक्टिविटी को चेंज करता है और चेंज करके इंपल्स के ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है। और जो इंपल्स ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, जो इंपल्स ऑर्गन तक, पेरिफेरी तक पहुंचना चाहिए, उसके कंडक्शन को बढ़ा देता है। तो ये कैसा है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ट्रांसमिशन है इंपल्स का, वो कैसा है, वो केमिकल है। और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं, हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इन केमिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, ये कहां पे है, ये जो एक्सॉन का एंड टर्मिनल है जिस पर ये नॉब है, इस नॉब में वेसिकल्स होते हैं और इन वेसिकल्स में ही क्या है, ये केमिकल स्टोर्ड होता है और इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब ये कोई स्टिमुलेशन आता है तो उस स्टिमुलेशन से क्या है, ये केमिकल रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और ये इस नर्व फाइबर की कंडक्टिविटी और इस इंपल्स के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करके, अल्टर करके, इंक्रीज करके क्या करते हैं, ये नर्व फाइबर के एक्शन को बढ़ाते हैं। ये इंपल्स के ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, नॉरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट। ये सारे कौन, ये सारे एक्चुअली में आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। दोस्तों अब बात करते हैं डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की डिविजन्स की अब हम बात कर रहे हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 डिवीजन हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक्चुअली में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है।
और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का बना होता है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं। ये हम एनाटॉमिकली देख रहे हैं। एनाटॉमिकली नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट का है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है सीएनएस, दूसरा पार्ट है पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का बना हुआ है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का एनाटॉमिकल डिवीजन है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी है। ये स्केलेटल मसल्स में है और ये बाकी के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं जहां पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, वो सब जगह पे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गन सप्लाइड। तो जो एसएनएस की सप्लाई है वो कहां पे है? स्केलेटल मसल्स में है और एएनएस की ऑल अदर्स ऑर्गन्स में जो है वो एएनएस की सप्लाई है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्टल मोस्ट सिनेप्स। तो एसएनएस में ये विद इन द सीएनएस होते हैं, लेकिन एएनएस की बात करें तो आउटसाइड ऑफ सीएनएस और इन गैंग्लिया। ये सीएनएस के बाहर होते हैं और गैंग्लिया में होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्व फाइबर्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैसे हैं? नॉन माइलिनेटेड हैं। हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एब्सेंट है लेकिन एएनएस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी एफरेंट ट्रांसमीटर। प्राइमरी एफरेंट ट्रांसमीटर अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो एसिटाइल कोलिन और अगर एएनएस की बात करें तो एसिटाइल कोलिन और नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन ऑर्गन सप्लाइड। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में या तो पैरालिसिस होगा या एट्रोफी, लेकिन एएनएस में जो एक्टिविटी है वो मेंटेन होगी और कोई एट्रोफी नहीं होगी, एक्टिविटी मेंटेन होगी। तो ये डिफरेंसेज है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। हम दोस्तों बात कर रहे थे डिफरेंसेज बिटवीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे ये सोमैटिक नर्व फाइबर निकलती है और स्केलेटल मसल्स तक पहुंचती है। स्केलेटल मसल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, स्केलेटल मसल्स तक ये जाती है। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पर भी नर्व फाइबर इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके ये गैंग्लियन बनाती है। क्या बनती है? गैंग्लियन बनाती है जिसमें सिनेप्स होता है। सिनेप्स जहां पर एक नर्व फाइबर की ओरिजिन होती है और दूसरे की एंडिंग होती है।
ठीक है दोस्तों, एक नर्व फाइबर क्या करता है, एंड होता है, और दूसरे नर्व फाइबर का बिगिनिंग होती है, तो इसे हम गैंग्लियन कहते हैं। इस जंक्शन बॉक्स को क्या कह रहे हैं दोस्तों, गैंग्लियन कह रहे हैं। और इस गैंग्लियन से पहले जो फाइबर हैं उनको हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं। जो इस जंक्शन बॉक्स से, जहां पर सिनेप्स होता है, उससे पहले जो फाइबर है प्रेजेंट है, वो से हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कह रहे हैं। और जो गैंग्लियन के बाद जो फाइबर प्रेजेंट हैं उनको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहते हैं। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑर्गन तक जाते हैं। ये कहां तक जाते हैं दोस्तों, ऑर्गन तक जाते हैं। जैसे देखिए इसमें ग्लैंड्स तक जा रहा है, ठीक है, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ब्लड वेसल्स तक जाते हैं, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्लैंड में और ब्लड वेसल्स में। तो एएनएस में क्या है दोस्तों, ये जो नर्व फाइबर है इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में बटा होता है, और इसका जो जंक्शन बॉक्स है वो गैंग्लियन है, जहां पर सिनेप्स प्रेजेंट होता है, जहां पर सिनेप्स प्रेजेंट होता है। तो ये एक्चुअली में मेन डिफरेंस है इनकी स्ट्रक्चर में, आपको समझ आया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ANS. All ANS nerves coming out from brain or spinal cord and terminate in ganglia. देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके सारी जो ANS नर्व हैं वो कहां तक पहुंच रही हैं, वो गैंग्लिया में जाती हैं, और गैंग्लिया से फिर ये ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो एक जो स्पाइनल कॉर्ड और जो गैंग्लिया के बीच में जो फाइबर हैं, उन फाइबर्स को हम क्या करें, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर करें। उन फाइबर्स को हम कह रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और जो गैंग्लिया और ऑर्गन के बीच के जो फाइबर हैं, जो ऑटोनोमस फाइबर हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कह रहे हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उनको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कह रहे हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड और जो गैंग्लिया के बीच में जो फाइबर है उनको हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कह रहे हैं, जिनमें मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है। तो जितने भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं उनमें एसिटाइल कोलिन जो है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। और जो गैंग्लियन और ऑर्गन के बीच में जो फाइबर हैं उनको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहते हैं। जो सिंपैथेटिक में, जिनमें नॉरएड्रेनालिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन है। बात करते हैं एएनएस की। एएनएस के दो सब डिवीजन हैं। पहला सब डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा डिवीजन है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व एंड सेक्रल S3 to S5 सेक्रल नर्व से बना होता है, इसीलिए इसे क्रेनियोसेक्रल ओरिजन है। इसकी जो ओरिजन है वो कैसी है, क्रेनियोसेक्रल ओरिजन है। जबकि सिंपैथेटिक T1 से T12 यानी थोरेसिक नर्व और L1 से लेकर L3 लंबर नर्व से होती है। तो इसका ओरिजन कैसा है दोस्तों, थोरिसिको लंबर ओरिजन होता है। इसका कैसा ओरिजन है, थोरिसिको लंबर ओरिजन है। अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो गैंग्लिया नियर फ्रॉम ऑर्गन सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक में जो गैंग्लिया होते हैं वो ऑर्गन के पास होते हैं, और इसमें सिंपैथेटिक में अवे फ्रॉम ऑर्गन सप्लाई, यानी स्पाइनल कॉर्ड के ज्यादा पास होते हैं। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक में कैसे हैं, शॉर्ट हैं, जबकि सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो लॉन्ग होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो इफेक्टर की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में मेन न्यूरो जो इफेक्टर है वो है एसिटाइल कोलिन, जबकि सिंपैथेटिक में नॉरएड्रेनालिन मेन न्यूरो इफेक्टर या न्यूरो ट्रांसमीटर है। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर पैरासिम्पैथेटिक में मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि सिंपैथेटिक में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ईएनएस का, जिसमें दो डिवीजन हम देख रहे हैं। पहला डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियोसैक्रल होता है और सिंपैथेटिक थोरिसिको लंबर होता है। इसमें जो गैंग्लिया है नियर फ्रॉम ऑर्गन सप्लाई, सिंपैथेटिक में अवे फ्रॉम ऑर्गन सप्लाई। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक में लॉन्ग होते हैं। न्यूरो इफेक्टर की बात करें, इसमें एसीएच है और सिंपैथेटिक में नॉरएड्रेनालिन होता है। रिसेप्टर्स पैरासिम्पैथेटिक में मस्क्रेनिक और निकोटिनिक हैं, जबकि सिंपैथेटिक में अल्फा और बीटा है। तो दोस्तों एएनएस के दो सब डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, और सिंपैथेटिक में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन। अगर हम रिसेप्टर की बात करें, इसमें मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक में, और इसमें अल्फा और बीटा। दोस्तों जब भी ड्रग रिसेप्टर से जुड़ती है और ये एसीएच रिलीज करती है, एसीएच रिलीज करके एक्शन शो करते हैं। तो जो ड्रग मॉलिक्यूल इस एसीएच के रिलीज को बढ़ाते हैं या रिलीज करते हैं और एक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऐसी ड्रग को हम पैरा सिंपैथोमाइमेटिक कहते हैं। यानी कि जो एसीएच के रिलीज को बढ़ाएं या एसीएच जैसा एक्शन शो करें, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उस ड्रग कैटेगरी को हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक्स। इसका मतलब है एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन शो करना, ठीक है। तो ये ड्रग क्या कहलाएंगे, जो ड्रग एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ाती हैं या एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन शो करती हैं, उन ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं, क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन शो करती हैं। और दोस्तों जो ड्रग इस एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करती हैं या इसके एक्शन को कम करते हैं या इसके विपरीत एक्शन शो करती हैं, अपोजिट एक्शन शो करते हैं, है ना, ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, ऐसी ड्रग को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स कहेंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो देखिए जो एसीएच जैसा एक्शन शो कर रहे हैं या एसीएच के रिलीज को बढ़ा रहे हैं, उनको हम क्या करें, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक। और जो एसीएच के लेवल रिलीज को कम कर रहे हैं या उसके लेवल को कम कर रहे हैं या उसके एक्शन को खत्म कर रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन और रिसेप्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा। दोस्तों जैसे ही कोई ड्रग रिसेप्टर से जुड़ती है, ये नॉरएड्रेनालिन के सीक्रेशन को बढ़ाती है और या नॉरएड्रेनालिन सीक्रेशन करती हैं और एक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये एक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जो ड्रग नॉरएड्रेनालिन रिलीज करती है और उसके एक्शन को प्रोवाइड करवाती है, यानी उसके एक्शन को बढ़ाती है या उस जैसा एक्शन शो करती है, सिमिलर एक्शन शो करती है, उस ड्रग को हम कहेंगे सिंपैथोमाइमेटिक। माई माने मेरा, तो जैसा मेरा एक्शन है, जैसा इस नॉरएड्रेनालिन का एक्शन है, वैसा ही एक्शन शो करें, सिमिलर एक्शन शो करें, तो उन ड्रग कैटेगरी को कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक और एड्रेनर्जिक। क्योंकि ये
नॉर एड्रेनलिन जैसा ही एक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसके अपोजिट एक्शन शो करें, यानी ये ड्रग नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को कम करें, सीक्रेशन को कम करें, या उसके लेवल को कम करें, और या सिमिलर एक्शन की जगह अपोजिट एक्शन शो करें, तो इन्हें क्या कहेंगे? सिंपैथोलाइटिक और एंटी एड्रेनर्जिक। तो दोस्तों हमने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक में दो कैटेगरी है, एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ACH जैसा एक्शन शो करती हैं या ACH रिलीज को बढ़ाती हैं या सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी कैटेगरी है पैरासिम्पैथेटिक लाइटिक्स जो ACH के लेवल को कम करती है या अपोजिट एक्शन शो करती है, या ACH के एक्शन को कम करते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे कोलिनर्जिक और इसको कहेंगे एंटी कोलिनर्जिक। तो हम पैरासिम्पैथेटिक में दो कैटेगरी की ड्रग पढ़ेंगे। पहली है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग, और दूसरी है पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। सिंपैथेटिक सिस्टम में जो नॉर एड्रेनलिन की तरह एक्शन शो करेंगी, सिमिलर एक्शन देंगी या नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ाएंगी, उनको हम कहेंगे सिंपैथोमाइमेटिक और एड्रेनर्जिक। दूसरी कैटेगरी है सिंपैथोलाइटिक और एंटी एड्रेनर्जिक। तो एंटी एड्रेनर्जिक क्या कर रहे हैं? जो इस नॉर एड्रेनलिन के अपोजिट एक्शन देते हैं या इसके एक्शन को कम करते हैं या इसके रिलीज को कम करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक जो नॉर एड्रेनलिन जैसा एक्शन शो करते हैं या नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, ये एड्रेनर्जिक है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम और ANS की बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में डिस्कशन किया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।